देखो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। अभी क्या करेगा, अभी हमको कहीं ट्रेनिंग में भेज देगा बाहर, या तो गया भेज दे, बी पार्ट पटना भेज दे, खगड़िया भेज दे, कहीं भी बाहर भेजेगा। अवश्य ट्रेनिंग है, 15 दिन कंप्लीट कोचिंग बंद करना पड़ेगा। तो पहला नुकसान यह है कि 15 दिन अभी हम छोड़ नहीं सकते हैं क्लास। दूसरा नुकसान ये है कि कभी मॉर्निंग करेगा, कभी इवनिंग करेगा, है कि नहीं। तीसरा नुकसान है, कभी इलेक्शन होता है तो उसमें ट्रेनिंग में भेज देता है, उसमें डिस्टर्ब रहेगा। तो यदि उधर ज्वाइन करेंगे ना तो इधर पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, जीना दूभर कर देगा। इसीलिए ये फाइनल नोटिस है कि जॉब छोड़ देंगे। जॉब छोड़ देंगे क्या, जॉब छोड़ दिया से स्कूल जाना अभी हम बंद करेंगे, अल्टरनेट कर देंगे। क्योंकि जब तक रिजाइन करेंगे नहीं, और उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि जॉब नहीं करना है। और हम काफ़ी सोच समझ के ये डिसीजन लिए हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों को ये बुरा लगे या भला लगे, इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो लोग हमारे घर के लोग हों या घर के बाहर। फाइनल डिसीजन है कि जॉब छोड़ दिए हैं। और आप लोगों का टाइमिंग सुबह में 6 से 7 हिंदी मीडियम का है, 8 से 9 हिंदी मीडियम का है, और 7 से 8 का जो टाइमिंग है वो इंग्लिश मीडियम वालों का होगा। 12th का हिंदी मीडियम का 2 बैच है, 6 से 7 और 8 से 9। क्लियर है ये। 20 दिन से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अघा गए सरकारी नौकरी करके। जो शौक था वो पूरा हुआ, और हमको लगता है कि हम यहाँ पर बहुत बेहतर है वहाँ से। तो वैसे जो भी लोग जिनको जानकारी ये नहीं है, उस जानकारी को पहुंचा देंगे ताकि सारे लोग कंटिन्यू हो जाए। क्लियर है ये। नौकरी लगा तो भी लोग बोलते थे, अब नौकरी छोड़े हैं तो भी लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। लिखिए इसको। हाँ, क्लास आपका 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। अभी जैसे क्लास चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो डेट टाइम कहीं नोट कर लेंगे। 1 फरवरी से 6 से 7 और 8 से 9 हिंदी मीडियम, और 7 से 8 रहेगा इंग्लिश मीडियम। फीस के रिगार्डिंग जो ऑफलाइन लोग बैठे हुए हैं उनको सूचना दे दी गई है। जो लोग ऑनलाइन हैं वो ऑफिस में आके पता कर लेंगे फीस का क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है। और आपको हम पहले भी बोले थे कि यदि नौकरी ज्वाइन किए हुए रहेंगे तब फीस कम लगेगा, ऐसे फीस जो एवरेज रहा है वैसे ही रहेगा। और इसके बारे में भी कुछ सूचना पहले भी दी गई थी, अभी ऑफलाइन में दिया गया है, ऑनलाइन में नहीं देंगे। जिनको पता करना हो ऑफलाइन आके या फ़ोन पर पता कर लेंगे। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं इसी नोटिस को ख़त्म करके। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को। श्योर हो जाइए आप इस चीज़ के लिए। हेडिंग लिखा हुआ है, अम्ल तथा क्षार की लुईस संकल्पना, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सारी बातें आसान हैं, पिछला बैच में भी जस्ट पढ़ाए हैं, लिखा हुआ इसीलिए ढंग से लिखे हुए भी हैं ताकि समझाने में टाइम जाए, लिखने में नहीं। सुनिएगा ध्यान से। अम्ल तथा क्षार को 3 अलग अलग तरीके से समझा जाता है। एक लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एक ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस,
और एक आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और तीनों तरीके से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये तीनों कहीं ना कहीं आपको आएगा ही आएगा। उसमें सबसे पहला क्या है? लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल तथा क्षार को हम पहचानेंगे किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। तो सुनिए इसमें क्या है। वह हरेक यौगिक जो लोन पेयर देता है वो लुईस क्षार होता है, और वह हरेक यौगिक जो लोन पेयर ग्रहण करता है उसको हम लुईस अम्ल कहते हैं। और वही परिभाषा यहां पर लिखी गई है। वह यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी को ही हम लोग लोन पेयर कहते हैं और एलपी से सूचित करते हैं, का त्याग करता है उसे लुईस क्षार यानी लुईस बेस कहते हैं। तथा वह यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी यानी लोन पेयर को ग्रहण करता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं। आप इस परिभाषा को पूरा कीजिए, एग्जाम्पल पर डिटेल में हम समझाएंगे इसको। लिख चुके क्या आप? जैसे देखिए NH3 इसके पास लोन पेयर होता है और BF3 इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। इसके संरचना को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में 3 बना लिया बंधन और 2 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ रह गया। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है उसको हम लोग अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यदि वो जोड़ा में है तो उसी को हम लोग लोन पेयर कहते हैं या निर्जन जोड़ी कहते हैं। क्या क्लियर है ये? तो इसके पास एक लोन पेयर है कि नहीं? और BF3 बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, एटॉमिक नंबर होता है 5। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा कक्षा ही इसका बाहरी कक्षा है, तो बाहरी कक्षा में केवल 3 गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम 3 ही बंधन बना सकता है। तो 3 बंधन बनाया, 1 2 3, 3 गो बंधन बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन 6 गो हो पाएगा, क्योंकि एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अरे 3 था, 3 के साथ बंधन बनाया तो 3 दूना 6। बताइए इस फिर भी इसका अष्टक पूरा हो पाया? इसका अष्टक पूरा नहीं हो पाया। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज है, क्योंकि हर एक परमाणु चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8। लेकिन अभी बंधन बनाने के बाद भी इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ। तो इसकी टेंडेंसी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को ग्रहण करने की, और चूंकि इसका अष्टक पूरा है फिर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसकी टेंडेंसी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की। यानी ये लोन पेयर त्याग करने का गुण रखता है और ये लोन पेयर ग्रहण करने का गुण रखता है। और आप याद कीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी केस में बना करता था, एक लोन पेयर देता था, दूसरा लोन पेयर लेता था। तो याद देखिए तो ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही ना बना हुआ है। ये एरो एक प्रकार का बंधन है, ये एरो बंधन नहीं है, ये एरो तीर है, डायरेक्ट बता रहा है कि उससे ये बन रहा है। ये एरो एक प्रकार का बंधन है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा करते थे। केमिकल बॉन्डिंग में आप ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या क्लियर है ये? तो इस तरह से ये लोन पेयर दिया तो कहलाएगा बेस, ये लोन पेयर लिया तो कहलाएगा एसिड, और ये कंपाउंड बन गया बेस और एसिड से, एसिड और बेस को मिला के। अब आप ये बताइए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर यह अम्ल है और वह क्षार है। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, इसीलिए हम इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो लुईस कंसेप्ट के अनुसार उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया करके कोई दो चीज आपस में किस बंधन का निर्माण करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप उप सह संयोजन बंधन कहते हैं। आप याद कीजिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दो तरह से होती थी, बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और एक तरफा नहीं, दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी को एक ही परमाणु करता था। इस स्थिति में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता था। उतारेंगे इसको। इसमें हम यहां क्या लिखेंगे? यह लोन पेयर दिया, इसीलिए ये लुईस क्षार है, और यह लोन पेयर लिया, ग्रहण किया, यह लोन पेयर ग्रहण किया, यह लोन पेयर ग्रहण किया, तो ये लुईस अम्ल है।
हो गया, लिख लिए? क्या यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब थोड़ा इस दो स्टेटमेंट को सुनिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ने ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इसका मतलब कोई भी यौगिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, जिसका कुछ एग्जाम्पल आगे लिखा हुआ है। पहले आप इस स्टेटमेंट को देखिए। लिखा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें उप सह संयोजन बंधन का निर्माण होता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभी यही बात पीछे हुआ था। इसके आगे लिखा हुआ है, वह यौगिक जिसके केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, वह इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज होता है, तथा ऐसे यौगिक हमेशा लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा तो ये हमेशा लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। जैसे BCl3, बोरोन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बंधन बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 था 3 और आया तो 6 हुआ, फिर भी 8 तो पूरा नहीं हुआ। क्या कैसा व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। AlCl3 कैसा व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। BCl2 कैसा व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल की तरह, क्योंकि किसी का भी अष्टक पूरा नहीं है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, NH3 लोन पेयर है, लुईस बेस है। PS3 यहाँ फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, लुईस बेस कहलाएगा। CH3 माइनस कार्बन के पास लोन पेयर रहेगा, लुईस बेस कहलाएगा। CH3NH2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या कहलाएगा? लुईस बेस। यदि किसी भी चीज के पास निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है और उसकी क्षमता है कि वह इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो लुईस क्षार कहलाएगा। यदि किसी के पास लोन पेयर है, उदासीन भी है तो क्या, यदि लोन पेयर है तो उसकी भी क्षमता है कि वह लोन पेयर दे सकता है, तो यह भी क्या कहलाएगा? लुईस बेस, लुईस क्षार। तो उम्मीद करें कि आप लुईस एसिड और बेस को समझ चुके हैं। उतारिए तो इसको।
क्या चेंज करें? एक बात और, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी अब, सिर्फ ऑफलाइन होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। चेंज कर रहे हैं इसको। लिखिए। बताओ, लुईस एसिड बेस में कोई दिक्कत भी है अब? नहीं है ना? चेंज करें इसको। तो लुईस एसिड बेस का कंसेप्ट समाप्त हुआ, अब स्टार्ट होगा ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और उसके आगे होगा आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये दोनों बहुत आसान है, उसकी तुलना में तो बहुत आसान है। सुनिएगा ध्यान से अब। वह हर एक यौगिक जो H प्लस देता है अम्ल कहलाता है, और वह हर एक यौगिक जो H प्लस लेता है क्षार कहलाता है। किसके अनुसार? ब्राउनस्टेड लोरी के अनुसार। अब कुछ बात और समझिए। बताइए तो, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान एक। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना? एक। प्रोटॉन कितना? एक। अरे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो परमाणु संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉन कितना? न्यूट्रॉन होगा जीरो। कैसे? परमाणु संख्या बटे परमाणु संख्या माइनस परमाणु, सॉरी परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। एक माइनस एक करेंगे, जीरो आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी हो गया एक, प्रोटॉन भी हो गया एक, क्योंकि परमाणु संख्या था एक। और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या होता है, एक माइनस एक जीरो। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। अब बताइए कि यदि आप H पर एक प्लस देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। किसी भी चीज पर प्लस कब जाता है? जब वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो H प्लस का मतलब हुआ कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो जो एगो इलेक्ट्रॉन था वो निकाल लिए, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। इसीलिए H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो यदि कोई कहे कि H प्रोटॉन का त्याग कर दिया, या कोई कहे H प्लस का त्याग कर दिया, तो समझिए ये दोनों एक ही बात है, ये कोई अलग अलग बात नहीं है। इसीलिए यहां पर उसी टाइप का कुछ परिभाषा भी लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे इसको। वह यौगिक जो प्रोटॉन या H प्लस देता है उसे अम्ल कहते हैं, तथा वह यौगिक जो H प्लस आयन को ग्रहण करता है उसे क्षार कहते हैं। H प्लस देने वाला अम्ल कहलाता है, ये बात तो आप पहले से जानते थे। H प्लस लेने वाला क्षार कहलाता है, ये अब जान लीजिए।
और ये किसके अनुसार? ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट के अनुसार ये बातें बोली गई हैं। लिखेंगे इसको। अभी जो है गवर्नमेंट सीट भी जो है ना अलाउट अभी तक नहीं की है। आज डेट था लेकिन आज डेट एक्सटेंड हो गया है। अब रोज का रोज तमाशा करते रहेगा तो उसके भरोसे हम बैठे तो रहेंगे नहीं। इसीलिए आपको बता दिया गया कि जॉब छोड़ेंगे चाहे इसका कुछ ठिकाना है ही नहीं। और टाइमिंग को अपना ध्यान से रखिए, 6 से 7 और 8 से 9। और जितने भी लोग पहले से पढ़े हैं 11th में, कोशिश कीजिएगा 6 से 7 ज्वाइन करने का। कोशिश कीजिएगा, कर सकते हैं तो। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 8 से 9 में भी आ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे मान लो कि लुइस एसिड लुइस बेस का कंसेप्ट 12th में पढ़ाने के लिए आएगा, तो आप 11th में पढ़े हुए तो इस पर कम और आगे के एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सब लोग एक साथ रहिएगा तब हम वो काम कर पाएंगे। और 6 से 7 सबसे बेहतर टाइम होता है 12th का। अभी शुरू में तनी ठंडा रहेगा तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गर्मी में सबसे बेहतरीन टाइम है वो। एक आध महीना परेशान होइएगा, उसके बाद पूरा साल भर आपके लिए बेहतर रहेगा वो। सर 8 से 9 बैच कब से स्टार्ट? 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। 12th का सारा बैच 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। सब जगह यही डेट शायद है भी क्या जी? 1 फरवरी शायद बृहस्पतिवार है इस दिन, इसी दिन स्टार्ट होगा। क्या हुआ? ए, कौन में खिस्सा कहेगी? चेंज करें इसको अब? अब देखिए एग्जाम्पल, HCl टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। इसका मतलब है कि HCl H प्लस देगा और NH3 के पास लोन पेयर है। इस लोन पेयर के सहारे उस H प्लस को ये आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह कहलाएगा अम्ल और यह कहलाएगा क्षार। और इसके मिलने से NH4 प्लस और Cl माइनस का निर्माण होगा, या इसी को आप चाहें तो NH4Cl भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अब बताइए, तो ये भी तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्योंकि एक अम्ल है और दूसरा क्षार है। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे इस उदासीनीकरण अभिक्रिया को? यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें H प्लस का स्थानांतरण हो रहा है। एक H प्लस दे रहा है तो दूसरा H प्लस ले रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें H प्लस आयन का स्थानांतरण होता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। स्थानांतरण का मतलब ही है एक देगा दूसरा लेगा। उतारेंगे इसको। अच्छा, हमारे इस फैसले से आप खुश हैं या नाराज? कौन कौन नाराज हैं, हाथ खड़ा कीजिए तो। मतलब सरकारी नौकरी छोड़ दी इसलिए नाराज है? देखो, जीवन में जो है ना, सुनो, जीवन में तुम त्याग कितना करते हो किसी भी काम के लिए, ये बहुत मायने रखता है। और आप यकीन मानिए कि यदि हम इतनी बड़ी चीजों का त्याग किए हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा चीज हासिल करने के लिए किए हैं। बिना मतलब का तो त्याग नहीं ना किए होंगे। तो बस आप इंतजार कीजिए समय का, कुछ अच्छा मिलेगा आपको देखने के लिए। देखो, आदमी जो है आराम की जिंदगी खोजता है वैसा जीवन जीना चाहता है जिसमें टेंशन ना हो। हम थोड़ा उल्टा माइंड के आदमी हैं। हम वैसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें टेंशन हो। मजे नहीं आएगा उतना आसानी से जीवन जीने में, क्या रे?
केमिस्ट्री जैसे खतरनाक पेपर को संभाल रहे हैं तो इस सिंपल जीवन कैसे जी सकते हैं जिसमें उठा पटक ना हो। और अब तो आदत लग गई है, तो आदत छूटेगी कैसे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का इतना अच्छा साथ है, कैसे छोड़ के चले जाएं तुमको। नहीं छोड़ सकते। नौकरी छोड़ देंगे, तुमको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ देंगे कौन चीज, छोड़ दिए। ए, चट्टा कहीं का। ये सब मक्खी का कलाकारी है, देख लो यहाँ मार देंगे, निकल जाओ यहाँ से। इससे ये मूड बहुत खराब है। बोर्ड इतना सेंसिटिव है, हल्का सा पॉइंट टच भी कुछ हो लेता है बस वो अपना काम शुरू कर देता है। इतना एक्टिव तो मोबाइलों नहीं होता है। चेंज करें इसको अब। क्या इस कंसेप्ट को समझने में कोई परेशानी तो नहीं है। आप इस दोनों प्रोडक्ट के बदले ये भी लिख सकते थे, इसका नाम क्या है। अमोनियम क्लोराइड। चेंज करो। लिखेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। ये सबसे आसान है और इसको आप पहले से भी जानते हैं। सुनिए तो, जो H प्लस देता है वो कहलाता है अम्ल, और जो OH माइनस देता है वो क्या कहलाता है, क्षार। तो यहां वही बात है, वह यौगिक जो H प्लस देता हो अम्ल कहलाता है, और वह यौगिक जो OH माइनस देता हो क्षार कहलाता है। देखिए वही लिखा हुआ है, वह यौगिक जो H प्लस आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, तथा वह यौगिक जो OH माइनस आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। और ध्यान से देखेंगे, HCl और NaOH आपस में अभिक्रिया करके NaCl और H2O का निर्माण करता है। कैसे, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस मिलकर NaCl बना देगा, H प्लस और OH माइनस मिलकर H2O बना देगा। तो यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें H2O का निर्माण H प्लस और OH माइनस के मिलने से होता है। इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार। इसीलिए लिखा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें H प्लस तथा OH माइनस आयन मिलकर जल देता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ये, उतारिए। नौकरी ज्वाइन किए थे तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, अब नौकरी छोड़ेंगे तो भी बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। और अब देखो ना, ये जैसे ही मार्केट में ये चीज फैलेगा, देखो रंग बिरंग का बात फिर नया नया आने लगेगा। कितना को जवाब दोगे तुम। होमवर्क भी हाँ देवे दिया हुआ है, होमवर्क 1 महीना 1.5 महीना का दिया हुआ है, अभी देने की जरूरत नहीं है, फिर जब जरूरत महसूस होगा पट से दे देंगे। अरे यहाँ जितना मजा है ना जीवन जीने में, सरकारी स्कूल में ज्वाइन करने में कोई मजे नहीं, वहाँ कोई टेंशन ही नहीं है यार। जीवन बहुत अजीब लगता है, यहाँ हर तरह का टेंशन है, खुशी है। जब नौकरी छोड़ के आए हैं तो आप मेरा बहुत बदला हुआ रूप देखेंगे यहाँ पढ़ाने में। और इस नौकरी छोड़ने के पीछे बहुत सारी वजह हमारे कैरियर से संबंधित है, जिसको हमको पूरा करना है। आने वाले दिनों में वो चीज़ आपको दिख जाएगा। शिकायत करने वाले लोग कभी कभी ये भी बोल देते थे, मतलब स्लिप ऑफ टंग उनका हो या जानबूझकर या मार्केट को खराब करने के लिए, अरे बुझने ही नहीं आता है क्या पढ़ाएगा केमिस्ट्री फलना चिलना।
अब हमको लगता है कि ये बात तो कम से कम नहीं बोलेंगे, लेकिन शिकायत तो करते रहेंगे क्योंकि उनका तो आदत है। क्या रे, यही तो जिंदगी का मजा है। लोग तुम्हारी हार का इंतजार करें और तुम लगातार जीतते चले जाओ। इसमें खुशी दोगुनी हो जाती, दोगुनी नहीं, 1.5 गुनी हो जाती है। लिख लिख ली क्या तुम? चेंज करें? क्या आगे बढ़ा जाए? देखिए यहां पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। HNO3 टूटेगा H प्लस में और NO3 माइनस में। KOH टूटेगा K प्लस में और OH माइनस में। ये देगा OH माइनस, ये देगा H प्लस। H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना देगा? H2O। और K प्लस और NO3 माइनस मिलकर क्या बना देगा? KNO3। बताइए कि क्या यह भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है? H2SO4 NaH के साथ मिलके Na2SO4 और 2H2O बनाएगा। H2SO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम सल्फेट और H2O बनाएगा। ये सभी उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ये सब का सब एसिड है और ये सब का सब बेस है। इस प्रकार अम्ल और क्षार को अब आप अच्छे से सीख चुके हैं। अब आप सीखेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर, संयुग्मी अम्ल क्षार ज्योरी। तो ये पूरा लिखिए और हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। आज कल से हम इसको देखेंगे।